हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम नया लेसन शुरू करने वाले हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर। आप लोगों को पता होगा नीट का जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हो गया है ना। तो मे बी आपके आईआईटी वाले सिलेबस में, जेई वाले सिलेबस में भी चेंज आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो जो लेसन्स नीट में अब हटाए गए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न, उन लेसन्स की आप रिवीजन थोड़ा कम कीजिएगा, ठीक है। मतलब मत कीजिएगा रिवीजन। अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, अभी उसको छोड़ सकते हैं। कुछ 1-1.5 महीना वेट कीजिए, क्या पता आईआईटी वाले भी वो हटा दें। अगर नहीं हटाएंगे तो बाद में उसकी रिवीजन कर सकते हैं, नो वरी अबाउट दिस, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप उसकी रिवीजन अभी करते हैं और कल को वो हट गए तो डायरेक्टली आपका वो टाइम वेस्टेज जोन में चला जाएगा। तो उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर लीजिए, किसी और लेसन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ताकि आपका वो वेस्टेज टाइम में ना जाए, है ना, वेस्ट में। तो अल्कोहल फिनोल ईथर ये लेसन है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनोल्स। हाँ अजय बेटा बोलो। अजय, हैव यू एनी डाउट? अजय आपने हैंड रेज किया बेटा। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ठीक है, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है भाई? अल्कोहल के बारे में वैसे तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, डेफिनेटली पहले सुना होगा, हमने 11th क्लास में सारे ग्रुप्स भी किए थे। तो अल्कोहल वो होते हैं आर जिसके आगे OH ग्रुप लगा होता है ना। आर मतलब कार्बन की चेन है यहाँ पर, एल्केन वाली चेन होती है जनरली। आर का मतलब होता है एल्काइल चेन, एल्केन वाली चेन, ठीक है। एल्कीन या एल्काइन वाली चेन नहीं। हालांकि आर किसी भी ग्रुप के लिए लगा देते हैं हम जनरली, उसको जनरल दिखाने के लिए, तो वो एक अलग चीज है। तो देखिए अल्कोहल, सबसे जो नॉन अल्कोहल है वो है 2 कार्बन की चेन। हाँ 2 कार्बन की चेन है और अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है। इसका नाम होता है एथेनॉल। इथेन 2 कार्बन 1 2 इथेन बना, और ऑल अल्कोहल लगा हुआ है, तो एथेनॉल इसका नाम है। अगर यही ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, 1 डिग्री अल्कोहल। वाई? क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके पीछे एक ही कार्बन है, ठीक है। तो 1 डिग्री। हाँ बेटा ठीक है। आगे देखिए, अगर जिस कार्बन के साथ OH लगाओ और उसके दोनों तरफ, जैसे यहाँ से CH3 लगा देते हैं, यहाँ से CH3 लगा देते हैं और फोर्थ वैलेंसी हाइड्रोजन से, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। और अगर फोर्थ वैलेंसी हाइड्रोजन की जगह पर ये भी CH3 से हो जाएगी तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो 1 2 3 डिग्री अल्कोहल। यस, ये सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। इसी को मोनोहाइड्रिक का मतलब कार्बन की चेन के साथ, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ सिंगल एक OH लगा हो, मोनोहाइड्रिक। अब देखिए कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन है, इसके साथ 2 OH लगे हुए हैं, तो ये डाईहाइड्रिक होगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है ये बात सबको? है ना। तो ये इस तरह से भी इनका नाम होता है कि मोनोडाई ट्राई अल्कोहल है, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए दो जिसके साथ लगे हुए हैं OH, उसका कॉमन नेम देखिए क्या है। जिसका इसका कॉमन नेम है ग्लाइकोल, और ये कॉमन नेम भी IUPAC नेम से, आयुपैक नेम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार कॉमन नेम। IUPAC नेम तो आना ही चाहिए, लेकिन कॉमन नेम भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, बिकॉज वो रैंडमली बहुत ज्यादा यूज होते हैं। IUPAC ने उसको रिकमेंड कर रखा है, IUPAC उसको क्या मानती है, उन नेम्स को, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक्सेप्ट कर चुकी है, ठीक है। तीसरा देखिए नेक्स्ट, अगर 3 OH लगे हों कार्बन की चेन के साथ और ये कंटिन्यूअस है, याद रखना ये होता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ग्लिसरीन पता है क्या होती है? मुंह में लगाने वाली दवाई। जब छाले हो जाते हैं जीभ के ऊपर, गर्मी निकल आती है, पेट में गर्मी होती है, तो उसकी वजह से जीभ पर और हमारे अंदर गाल के अंदर छाले होते हैं, उन छालों को ठीक करने के लिए डॉक्टर ग्लिसरीन देता है। ये मीठी दवाई होती है, पीने के लिए नहीं होती है, पियोगे तो पेट खराब करेगी। तो ये किस लिए होती है? ये लगाने के लिए, छालों को लगाते हैं, उसमें रिलैक्स मिलता है, उनके पेन में रिलैक्स मिलता है, मिठास होता है इसमें। और इसका एक यूज बता देता हूँ, जैसे KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। अगर आप KMnO4 और उसके अंदर, इसके पाउडर के अंदर, सपोज आपके पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर पाउडर पड़ा है KMnO4 का, और इसके अंदर अगर आप ग्लिसरीन को ड्रॉप वाइज डाल देते हैं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ग्लिसरीन डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आग लग जाएगी, ऑटोमेटिकली। जादू जैसा है ना। समझ में आया भाई सबको?
ठीक है। तो अगर लैब में आपको केमिस्ट्री लैब में अगर आग लगानी हो, आपके पास कुछ भी नहीं है आग लगाने के लिए बर्नर के अंदर, तो कागज तो डेफिनेटली होता है, बट आग लगाने के लिए तो हमारे पास मान लो कुछ है, तो क्या करते हैं हम लोग KMnO4 ग्लिसरीन यूज करते हैं, ग्लिसरीन 1-2 ड्रॉप डाल देते हैं, KMnO4 में आग लग जाती है, फिर कागज की आग लगाते हैं, फिर जिस भी चीज को आग लगाना हो हम लगा सकते हैं। अगर ग्लिसरीन ना हो तो कई बार लैब में वो भी नहीं होती है, एक्सपायरी डेट हो सकती है, तो देखिए चीनी जरूर मिलेगी, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये चीजें जरूर लैब में मिलती हैं। तो चीनी को ग्लूकोज और सुक्रोज, सुक्रोज होती है चीनी, ग्लूकोज होता है जो हमारा ग्लूकोन डी आप लोग पीते हैं, है ना, जब पानी की कमी हो जाए तो डॉक्टर ग्लूकोन डी बताता है, तो वो ग्लूकोज के अंदर सॉरी सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब लेसन करेंगे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ KMnO4 को अगर आप सुक्रोज यानी हमारी जो चीनी घर में यूज होने वाली चीनी है, अगर उसके साथ रगड़ देते हैं, दोनों का पाउडर आपस में रगड़ दें, ठीक है, रगड़ें किस चीज से, जैसे वो घर पे होता है ना कुंडी सोटा, वैसे मोर्टर बनाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैब के अंदर भी, ठीक है। जैसे ये एक कटोरी है चीनी मिट्टी की, और इसके ऊपर एक इस तरह का एक मोटा सारा, ठीक है, ऐसा एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको पकड़ के इसको हम ऐसे रगड़ सकते हैं इसके ऊपर, है ना, जिससे क्या होगा, आसानी से रगड़ते ही KMnO4 और चीनी को रगड़ते ही आग लग जाती है। तो ग्लिसरीन या फिर कोई भी ग्लूकोज वो KMnO4 के साथ आग इग्नाइज कर सकती है। यस क्लियर है बेटा, तीनों अल्कोहल समझ में आ गया आपको ये, है ना। यस सर। अब देखिए फिनोल क्या होता है भाई, तो फिनोल जो है डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर अल्कोहल लगा हुआ OH लगा होता है तो उसको फिनोल बोलते हैं, दैट इज फिनोल। अब फिनोल के बहुत सारे डेरिवेटिव हैं, ये तो एक OH लगा, अगर 2 OH लगे होते हैं उसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल, लेकिन ऐसे नहीं बोलते उसे रिसोर्सिनोल, अगर उन दोनों OH की पोजीशन 1 और 3 है, यानी एक दूसरे के यहाँ, अगर हम इसको बोलते हैं मेटा, यानी मेटा पोजीशन पर एक दूसरे के लगे हुए हैं, मेटा डाइहाइड्रिक फिनोल, तो इसका नाम होता है रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल कॉमन नेम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट देखिए, अगर 3 अल्कोहल 3 OH लगे हो लेकिन पहली दूसरी और फोर्थ पोजीशन पर हो तीनों, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्विनोल, हाइड्रोक्सीक्विनोल, ध्यान दे लेना भाई, ये नाम ऐसे कैसे याद होने चाहिए सबके सब। नेक्स्ट है, अगर अल्टरनेट पोजीशन पर 3 अल्कोहल लगे हो, देखो ये भी 3 थे ये भी 3 थे, लेकिन नाम अलग अलग है दोनों के, यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पर है, एक को छोड़कर एक, तो सिमेट्रिक भी तो कहते हैं। हाँ सिमेट्रिकल कह सकते हो, बट बेटा जो नाम यहाँ दे रखा है अल्टरनेट सिमेट्रिकल वो कह सकते हो, बट ये नाम तो आपको ये वाला तो याद रखना ही पड़ेगा ना। फ्लोरोग्लूसिनोल, दैट इज फ्लोरोग्लूसिनोल, ये इसका नाम है। हाँ भाई क्लियर है बेटा सबको, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोल एंड फ्लोरोग्लूसिनोल, ठीक है, ये कॉमन नेम्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, ग्लिसरीन का भी नाम और फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब देखिए एक नोमेनक्लेचर, जनरल नोमेनक्लेचर जो है वो 11th क्लास में हम अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं, अगर किसी को वीडियोस चाहिए 11th क्लास वाली तो मुझे बोल देना, मैं आपको 11th क्लास के लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना टाइम दे, सर कुछ कटा है क्या जी में से भी, सिर्फ नीट उन्हीं में से कटा बेटा, यहाँ इन लेसन्स में अभी तक कोई मतलब हमारे पास वो नहीं है, नहीं मतलब ऑफिशियल, हाँ नीट सिर्फ में से अभी कटा तक है। नीट में से कटा है, नीट के अलावा अगर आपका जेई में से कुछ, हम पे कब दया होगी है ना, इनकी? जेई में से कुछ कटेगा तो आई विल इन्फॉर्म यू डेफिनेटली, नो वरी अबाउट दिस। तो देखिए भाई नेक्स्ट है कार्बिनोल सिस्टम। फिजिक्स में से करते हैं। अब नोमेनक्लेचर देखिए, नोमेनक्लेचर में जो आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो आपको डेफिनेटली 11th में आप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन सिस्टम भी है अल्कोहल्स का, वो कॉमन सिस्टम के अंदर एक आता है कार्बिनोल सिस्टम। कार्बिनोल सिस्टम के अंदर मिथाइल अल्कोहल जो होता है, दिस वन CH3OH, इसको हम कार्बिनोल बोलते हैं, बस इसी का नाम है कार्बिनोल, ये है कार्बिनोल, और इसके डेरिवेटिव जो होंगे वो कार्बिन के डेरिवेटिव, कार्बिनोल के डेरिवेटिव हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये था मिथाइल अल्कोहल, है ना, CH3 था ये, इसका एक H उड़ा दिया और उसकी जगह पर CH3 जोड़ दिया, तो मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, और किसके साथ जुड़ा है, कार्बिनोल के साथ, दैट इज इट, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बिनोल। यस बेटा क्लियर है ये नाम सबको, है ना। अब दूसरा देखिए, अब मैं अगर इसको, हमें पता है CH3 और OH को बोलते हैं, ये है आपका कार्बिनोल, ठीक है, ये कार्बिनोल हो गया। अब कार्बिनोल के बाद इसके दोनों तरफ 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, डाई मिथाइल कार्बिनोल, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। हाँ भाई क्लियर है बेटा सबको, तो ये भी एक कॉमन नेम सिस्टम होता है
अल्कोहल्स के लिए स्पेशली, ये आपने पहले 11th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, है ना। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन इसको अब याद रखना है क्योंकि जनरली इसमें भी ऐसा कुछ आया। पूछ रहा था कि जेई से कुछ क्या है क्या? नहीं बेटा, अभी तक जेई का कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, बट मैं यही कह रहा था कि शुरू में शायद आप लेट ज्वाइन किया आपने, कि जेई के अंदर हो सकता है कि जेई भी इसमें चेंज करे आपके सिलेबस में। तो बी केयरफुल, आप लोग उन लेसन्स को, अभी अगर किसी लेसन को कोई बच्चा प्रीवियस लेसन्स को रिवाइज कर रहा है तो रिवाइज मत कीजिए अभी, ठीक है। उन लेसन्स को रिवाइज मत कीजिए जो नीट से कटे हैं, बाकी सब हैं उन सबको रिवाइज कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि आप रिवाइज ही ना करें फिर उस चक्कर में, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो नोमेनक्लेचर के बाद में नेक्स्ट प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे भाई। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, सीधा सीधा अल्कोहल क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मूला जनरल क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, लगभग सारी चीजें आप 11th में बेसिक्स पढ़ चुके हैं। हमने थोड़ा उसको रिवाइज किया और थोड़ी जो अलग चीजें हैं वो आपको याद करनी है। अब देखिए प्रेपरेशन की बात करते हैं। फ्रॉम हेलो एल्केन्स, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक में, सबसे ज्यादा रिएक्शंस पर ही हम फोकस करेंगे, और आपको रिएजेंट्स बीच में क्या डल रहा है, कैसे कोई चीज वर्क कर रही है, ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए एट एवरी कॉस्ट, ठीक है। फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, सीधी सी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है भाई फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स क्या होता है? हेलोजन और एल्केन। तो हेलोजन विद एल्केन दैट इज हेलो एल्केन, उसी के अंदर उसी से ये बनता है हेलो एल्केन से। तो देखिए हेलो एल्केन से ये कैसे बनता है ना। वेट ए मोमेंट बेटा, एक मिनट रुकिए। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। मुझे लगा कि मेरे लैपटॉप के चार्जर के अंदर शायद आग लग गई है, वैसे स्मेल आ रही थी, लेकिन वो ठीक है, वो ठीक है। सर क्या उससे थोड़ा सा फटा जैसा लग रहा है क्या? मतलब कुछ पिघल गया हो साइड में। स्मेल आ रही थी बेटा, वो प्लास्टिक जलने की स्मेल। सर मेरे भी मतलब मेरे चार्जर के साथ एक बार हुआ था सर ऐसा। पता नहीं, अब खैर कुछ हुआ तो नहीं है उसको, अभी तक तो वो सही है, देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई। तो यहाँ देखिए हेलो एल्केन, हेलोजन के साथ एल्केन के साथ कार्बन की चेन के साथ हेलोजन लगा दो। हेलोजन बोले तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब आते हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स से कैसे प्रिपेयर किया जाता है? आपके पास हेलो एल्केन है, CH3CH2 Br लगा हुआ है, KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, डायरेक्टली OH रिप्लेस कर देगा, KBr अलग हो जाएगा, दैट्स इट। ये समझ में आया भी सबको? यस। अब देखो ये हमने रिएक्शन याद किया। NaOH जैसा कोई बेस नहीं डल सकता क्या बेटा? सर? इसमें KOH ही डलेगा या NaOH? NaOH भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेस डाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस डालना है, ठीक है। जस्ट नॉट ओनली दिस वन, वही मैं समझा रहा हूँ, सुनिए अब जरा, है ना। अब देखिए हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई ठीक है KOH डलेगा, मतलब OH होना चाहिए, OH जरूर होना चाहिए उसके पास। ब्रोमीन लगा हुआ है, जस्ट हीट करने पर भी रिएक्शन हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो हीट करने से हो जाएगी, बट अगर मान लो यही रिएक्शन आपको ऐसे दे दे कोई बेंजीन रिंग, ठीक है, और इसके ऊपर इसने ब्रोमीन लगा दिया, प्लस में KOH से रिएक्शन करवा दी। अब बताओ जरा, तो यहां से क्या ब्रोमीन रिप्लेस होकर OH नेगेटिव लग जाएगा? लगता तो नहीं है हमारे हिसाब से तो देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने जो याद कर रखा है वो क्या वर्क करेगा कि यहाँ OH लग जाना चाहिए, ये बन गया फिनोल, और प्लस के अंदर हमारे पास KBr अलग हो जाना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि बेंजीन ऐसा नहीं करती। क्यों सर? क्योंकि ब्रोमीन तो वो है ना, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्ट को यहाँ नहीं सुनिए बेटा, ब्रोमीन को यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रोमीन जब यहाँ से जाएगी तो ये लगेगा बेंजीन रिंग, ये आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो ब्रोमीन इसको ऐसे छोड़ के जाने वाली नहीं है। OH बाद में अटैक करता है, तो उधर से OH अटैक कर रहा है, इधर से ब्रोमीन जा रही है, तब भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड भी बनाते हैं। इसको हम आगे डिटेल में करेंगे, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। और शायद मैंने आपको बताया था, नहीं हम ये कर चुके हैं, याद है रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने किया था, बताया है ना, कि ब्रोमीन या क्लोरीन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाती है। sp हाइब्रिडाइजेशन का भी डिफरेंस है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर, तो s कैरेक्टर ज्यादा होता है। नॉर्मल कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो ये वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
याद है भाई ये बात सबको? ये वाली बात तो याद है। एस करेक्टर कितना है? 20। सर ये तो एक्वस होना चाहिए ना, KOH, ये तो स्पेसिफिक। क्या बेटा? सर ये तो एक्वस KOH होना चाहिए ना। पानी में मिला के बिल्कुल बिल्कुल एक्वस होगा, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो वरना हम अल्कोहलिक डाल देंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, हाँ, एलिमिनेशन। अब देखिए, हाँ वो फिर वो उसको रिमूव कर देगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पानी भी डलेगा, एक्वस AQ। तो देखिए भाई, तो अब हम जो बात कर रहे थे वो क्या, sp3 25% करेक्टर होता है, बेंजीन रिंग में sp2 करेक्टर है, sp2 करेक्टर में s करेक्टर कितना हो गया, 33% हो गया। तो क्योंकि s करेक्टर ज्यादा है, इस वजह से भी बेंजीन रिंग इस ब्रोमीन के बॉन्ड को नहीं तोड़ेगी। यानी आपको ये याद नहीं करना कि रिएक्शन ऐसे हो रही है, उसके अंदर ये याद करना कि इसमें जो आपके पास रिंग है या जो कार्बन की चेन है वो दी हुई है, वो कैसे वर्क करती है। अब हो सकता है कि कोई एक और ऐसा कुछ भी दे दे कि यहाँ CH, यहाँ कार्बन लगा, इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इधर कोई चेन दे दी, इधर कोई चेन दे दी, इधर भी कोई चेन दे दी, और इस तरह से आपको यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड वगैरह दे दिया, तो देखो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है, हम घूम जाते हैं। तो KOH के साथ ये क्या रिएक्ट करेगा हम भूल जाते हैं। तो इसका तरीका, इस तरह के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को बना बनाकर, और उसके अंदर जो भी आपको आपके DPP दी हुई है, उस DPP के अंदर को DPP भेज दूंगा, उसके अंदर आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स को बार बार KOH के साथ रिएक्शन करवा के विद एक्वस KOH, तो आपको वो बार बार ये वाली रिएक्शन करनी पड़ेगी, उसका मैकेनिज्म भी चेक करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, तभी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। यानी सिर्फ एक रिएक्शन याद करने से बात नहीं बनने वाली। यस, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। है ना? तो उसी प्रैक्टिस को हम बोलते हैं कि भी हाँ ये चीज ऐसे वर्क करती है, और इस तरह से सारी चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। फ्रॉम एल्कीन, यानी कि एल्कीन से कैसे बनाते हैं, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड से इसको बनाने का तरीका, एल्कीन से ये कैसे बनाई जाती है। तो एल्कीन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसका मैकेनिज्म भी हम करने वाले हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन मतलब पानी देना, H2O, ठीक है। तो इसको पानी देंगे, पानी दो हिस्सों में टूटेगा, ठीक है। तो देखिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया हमने, सिर्फ 2 कार्बन की चेन वाला। H2SO4 कंसंट्रेटेड लेंगे, H2SO4 क्या करेगा, एक H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, डबल बॉन्ड, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर से इधर आ जाएगा, तो इस ब्रेक कर देगा, नेगेटिव चार्ज, तो H पॉजिटिव इसके साथ लग जाएगा, H पॉजिटिव इसके साथ लग गया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो HSO4 नेगेटिव जो था, क्योंकि H2SO4 था ना, एक H चला गया, तो ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। समझ में आया भाई? तो ये यहाँ जुड़ गया। क्लियर है? इतना समझ में आया? इसका मैकेनिज्म भी करेंगे, जस्ट आपको मैं एक बार रिएक्शन समझा रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म भी करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो देखो HSO4 ये स्ट्रक्चर होता है HSO4 का, HSO4 जो है वो डायरेक्टली आपके पास यहाँ इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए जरा, सेकेंड स्टेप के अंदर देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद वाटर देंगे, तो वाटर के साथ जब इसको बॉईल करते हैं तो ये पूरा का पूरा HSO4 हट जाएगा, OH जुड़ जाएगा, और वाटर का एक H पॉजिटिव आयन, देखो वाटर क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा, OH नेगेटिव तो यहाँ पर जुड़ गया, और जो एक H पॉजिटिव आयन था वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ये फिर से H2SO4 बन जाएगा। क्लियर है बेटा? है ना? तो ये कुछ ऐसा होगा, तो CH3 CH2 OH, यहाँ OH जुड़ा, H2SO4 जुड़ गया, that H2SO4 अलग हो गया, वापस आ गया, मतलब H2SO4 क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है ये, ठीक है, क्योंकि ये वापस बाहर निकल जाता है, तो ये यूज नहीं होता, तो वाटर ही एक्चुअल में टूटता है, वाटर का OH नेगेटिव आयन इसके साथ जुड़ता है, दैट इज इट, ठीक है भाई। और एक H जो है वो H यहाँ पर, पानी का एक H यहाँ चला गया, एक OH यहाँ जुड़ गया, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाता, वो H2SO4 की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसका मैकेनिज्म देखिए क्या होता है, H2SO4 प्लस वाटर, 2 मॉलिक्यूल वाटर के लिए, तो 2 वाटर का H2SO4 एक H पॉजिटिव आयन वाटर को दे देता है, H3O पॉजिटिव बन गया, ठीक है, 2 लिए थे, हाइड्रोनियम आयन, है ना, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज, फिर SO4 2 नेगेटिव, 2 H इसने छोड़ दिए। अब ये जो H3O पॉजिटिव आयन है ये अटैक करता है इसके ऊपर डबल बॉन्ड पर, तो देखिए इलेक्ट्रॉन, इस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब सीख लेना मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और मेरे साथ साथ मैकेनिज्म कीजिएगा, मैंने पहले भी रिएक्शन मैकेनिज्म में बोला था कि मेरे साथ साथ मैकेनिज्म करेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा, नोटबुक साथ में लेके रखिए और उसको लिखिए, ठीक है, बार बार लिखिए,
पहले यहाँ याद कर लीजिए, फिर बाद में उसको फिर से लिख के देखिए, याद करके लिख के देखना बाद में, ये ध्यान रखना, है ना। तो देखिए क्या होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन H को दे देगा, H अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे जाएगा, तो ऑक्सीजन पर यानी पहले पॉजिटिव चार्ज था तो ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल, तो ये वाटर अलग हो गया, प्योरली वाटर यहाँ से अलग हो गया और H पॉजिटिव आयन यहाँ जुड़ गया, कार्बोकैटायन बन गया बीच वाला। यस, क्लियर है ये बात। अब हम ये बोलें कि यहाँ पर H क्यों जुड़ा, H तो यहाँ भी जुड़ सकता था, तो कार्बोकैटायन कौन सा बनता, ये वाला कार्बोकैटायन बनता। टर्मिनल कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, बीच वाला स्टेबल होता है, क्यों होता है, हमने सारी जीओसी की है, बताओ भाई। सर बीच वाला स्टेबल सर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और मतलब उसमें हाइपर मतलब कंजुगेशन CH3 है, इंडक्टिव इफेक्ट भी देता है, दो तरफ CH3 है, अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट कर लो, वरना हाइपर कंजुगेशन में कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो देखो बीच में अगर हम पॉजिटिव लगाते हैं तो ये क्या है, ये CH3 है, 3 हाइड्रोजन इसके पास है, 3 इसके पास, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। लेकिन अगर इसकी बजाय यहाँ H जोड़ दें और यहाँ पॉजिटिव लगा दें तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन सिर्फ 2 स्टेबल करेंगे, ये वाला तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। समझ में आ गया सबको? यस यस सर। तो इसको मार्कोनी फेडिशन बोलेंगे। मार्कोनी फेडिशन क्या होता है, जिसके पास कम हाइड्रोजन्स हैं उसके पास H नहीं जाएगा, नेगेटिव पार्ट जब जिसके पास ज्यादा कम वाले हाइड्रोजन उसके पास लग है ना। जाएगा। कैसे भी आप याद कर सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं जो ग्रुप है वो कम हाइड्रोजन वाले के पास जाता है, या H जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जाता है। अब देखिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब इस तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, इस तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। नेक्स्ट देखो क्या होगा भाई, तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगले में क्या होगा, वाटर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। पहले H3O पॉजिटिव ने अटैक किया था, अब पानी अटैक कर रहा है, पानी इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बन गया, यानी ये पॉजिटिव था, पानी ने अपना ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर अभी भी इसके पास है। यस, यहां तक मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो अब देखो जब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, एक तो इसका खुद का ही है, एक हाइड्रोजन वाला छीन लेगा, तो इसके दोनों लोन पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये अगर ऐसा करेगा तो यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गए 2 लोन पेयर, ये OH इसके साथ जुड़ गया। और वाटर जो H3O पॉजिटिव बनाएगा, वाटर ने एक H यानी ये जो H पॉजिटिव आयन अलग होगा ये इस लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा और H3O पॉजिटिव फिर से बन जाएगा। यानी एसिड ने क्या किया, सिर्फ एक H3 या कुछ जितने भी हैं 10-20 मोल या 1 मोल 2 मोल H3O पॉजिटिव बना दिए, वो H3O पॉजिटिव डबल बॉन्ड पर अटैक करते हैं। यहाँ देखिए दोबारा से बता रहा हूँ, वो H पॉजिटिव डबल बॉन्ड पर अटैक करते हैं H3O पॉजिटिव। तो सबसे पहले H जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन गया। अब उसके बाद फिर वाटर फिर से अटैक करेगा और इस बार वाटर पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल में से एक H निकलेगा और दूसरे वाटर को डोनेट कर देगा, जिससे वो फिर से H3O पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लेवल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जनरली बोर्ड के लेवल के अंदर तो ये देते ही देते हैं टीचर। इसका रिवर्स भी है एक मैकेनिज्म। और देखो IIT लेवल पर इसको बोलते हैं वर्कअप। वर्कअप करना मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा दो, पानी को तोड़ के जोड़ दो किसी के साथ, ये हाइड्रोलाइसिस ही हो रही है पानी, है ना। तो यही है वर्क अपने काम आता है, बहुत सिंपल स्टेप। जनरली ये लास्ट स्टेप होता है रिएक्शंस का, कभी कभी पहला स्टेप भी हो सकता है, बट जनरली ये वाला स्टेप लास्ट होता है। और नीचे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ये भी कभी कभी लास्ट स्टेप होता है, याद रख लेना दोनों का। एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आएगा, और डिहाइड्रेशन मतलब वाला स्टेप हम एल्डोल में करने वाले हैं। डिहाइड्रेशन, अल्कोहल नहीं, वो एल्डिहाइड कीटोन के अंदर होती है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली होते हैं, सबसे लास्ट में किए जाते हैं, और इनका बार बार मैकेनिज्म नहीं दिखाया जाता। बहुत कॉमन चीज है, आपको ये आना ही चाहिए। समझ में आ गया भाई? आसान बट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन देखिए क्या होता है। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? अल्कोहल है, H पॉजिटिव आयन इस अल्कोहल पर, अब उल्टा हो रहा है, याद रख लेना। हमने यहाँ अल्कोहल छोड़ दिया था, ये देखो ये रहा। अब ये अल्कोहल क्या करेगा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस, सारे स्टेप ऑटोमेटिकली नोटबुक में रिवर्स कर दो, बात खत्म, अपने आप हो जाएगा वो। तो H पॉजिटिव आयन अब क्या करेगा, इस वाटर के ऊपर अटैक करेगा और OH पर, और ये H2O पॉजिटिव बना देगा, तो किसका एक लोन पेयर चला गया। अब पहले हमने तो इसको जोड़ा था, अब हम इसको तोड़ रहे हैं यहाँ से,
यहां से तोड़ेंगे इसे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना देंगे। समझ में आ गया? अब पानी यहां से अलग हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। हाँ भाई, क्लियर है ये बात सबको? यस बेटा, है ना? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ फटाफट। पीछे वाली स्लाइड दिखाता हूँ बेटा, सुनाना बेटा, 1 मिनट दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया ना, तो ये CH3 या ये CH3, इन दोनों में से कोई भी CH3 का एक H यहाँ पर अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। ये H पॉजिटिव आयन अलग हो गया, ये H पॉजिटिव यहाँ आ गया, दैट्स इट। तो ये डबल बॉन्ड फिर से बन गया, यानी हमने एल्कीन फिर से बना दी। ये रही प्रीवियस स्लाइड, सुनाना बेटा, आप चेक कर सकते हो प्रीवियस स्लाइड। अभी किसी को डाउट है? हो गया सर। हो गया बेटा? यस। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ एक ही स्टेप के अंदर सीधा सीधा डिहाइड्रेशन दिखा रखा है मैंने, और ये बड़ा आसान है। एक वाटर H पॉजिटिव आयन जोड़ो, ये H2O पॉजिटिव बन जाएगा, ऑक्सीजन लोन पेयर यहाँ से ले जाएगा, तो ये पॉजिटिव यहाँ बन गया कार्बन के ऊपर, और ये हाइड्रोजन इधर से इसको इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड बना देगा और H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, दैट्स इट। ये रहा हुआ H पॉजिटिव आयन। क्लियर है भाई? तो हमने अल्कोहल बनाना सीखा, एल्कीन के अंदर वाटर डाल दो, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल में से वाटर निकाल दो, डिहाइड्रेशन कर दो, तो क्या होगा? फिर से एल्कीन बन जाएगा, है ना? उससे पहले क्या किया था? KOH एक्वस, KOH के साथ में सीधा हेलो एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स के अंदर सीधा KOH डाल दो एक्वस, तो सीधा OH लग जाएगा। दो प्रोसेसेस ऐसे फिंगर टिप्स पे भी दोनों याद होने चाहिए, उसका मैकेनिज्म ऐसे दिमाग में घूमना चाहिए कि हाँ ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे, और फाइनल प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए। एक तो मैकेनिज्म स्टेप वाइज, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट बनाना भी आना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। जब दोनों चीजें आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी ना, उसके बाद जब फिर क्वेश्चन लगाओगे और क्वेश्चन में वो चीज ढूंढोगे, ढूंढनी पड़ेगी, वो ऐसे नहीं मिलेगी। क्वेश्चन जब वो ढूंढोगे ना, वो क्वेश्चन के अंदर वो चीज, तब जाके आपका समझ लेना कि ये क्लियर होने वाला है ना। तो आगे देखिए भाई, डबल बॉन्ड है, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन है भाई, बोरेन से हाइड्रोजन, सही तो एग्जाम में भी आया था। BH3, देखिए बोरेन होता है BH3, हालांकि ये B2H6 की फॉर्म में रहता है, डाइबोरेन बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, थोड़ा सा अनरिएक्टिव होता है। तो BH3 ही लेंगे हम, सीधी सी बात है। BH3 एक H मैंने इसका अलग से दिखा रखा है, BH2 लिख रखा है। बोरेन है, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ये जनरली रिएक्शनें वाटर के साथ नहीं की जाती, वरना वाटर से भी रिएक्शन कर लेगी, तो हमारा प्रोडक्ट वो नहीं बनेगा जो हम बनाना चाहते हैं। तो THF क्या है? THF कुछ नहीं है, ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है। कुछ चीजें दिखाई देती हैं कि बहुत खतरनाक सा, पता नहीं क्या डाल दिया इन्होंने रिएजेंट, और तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको पता बोरोन पे, डाइबोरेन, बोरेन के ऊपर फोकस करना है, THF पर नहीं। लेकिन जनरली क्या होगा, बोलेगा बोरेन तो डालेगी, लेकिन THF क्यों डाल रहा है? शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो रिएक्शन होएगी, मैंने तो THF अगर दिमाग में ही ना रहा। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ये एक सॉल्वेंट की तरह और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। तो अब आगे देखिए भाई, तो क्या हुआ, ये रहा वो BH3 और ये रहा वो, सर वापस बता, आपकी आवाज चलेगी तो ठीक, ठीक है। देखो कुछ नहीं, मैंने अभी तक बताया, यहाँ पर ये BH3 है, बोरेन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला वो है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। सिर्फ एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है और कुछ नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि पानी हर जगह पर सॉल्वेंट नहीं हो सकता, ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो स्पेशली। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वाला ये मॉलिक्यूल है और ये BH3 वाला मॉलिक्यूल है। अब इसका एक डबल बॉन्ड येलो पेन से येलो कर रखा है, और ये यहाँ पर, तो देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर, और ये वाला बॉन्ड उठ के इधर चला जाएगा। तो नीचे देखो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ इन दोनों के बीच में था, ये इधर चला गया, समझ में आया, और ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर आ गया। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया एक्चुअल में, और इसका, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया एक्चुअल में। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, इसी के पास है। यस, समझ में आ गया भाई, ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद ये एक मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड टूट गया और BH2 बच गया हमारे पास। BH2 CH2 के साथ लगा हुआ है।
अब देखो क्या होगा, एक और डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल आएगा, ये क्या करेगा, ये भी बोरोन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसका एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा, क्लियर है, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल जिन्होंने बोरोन के साथ बॉन्ड बना रखा है। यस, क्लियर है। अब उसके बाद एक और डबल बॉन्ड है, एक और मॉलिक्यूल लाएंगे और ये 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब ये 3 मॉलिक्यूल कैसे दिखेंगे, चलो इन तीनों मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, है ना। CH3, जब तक मतलब बोरॉन के पास सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते, हाँ, जब तक सारे हाइड्रोजन है, बोरोन क्या करेगा, देखो CH2 CH2 CH3, इस तरफ भी CH2 CH2 और CH3, इस तरह से तीनों हाइड्रोजन इसने दे दिए। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास गया है ना, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास गया है। तो ये तीनों हाइड्रोजन इस तरह से तीनों अलग अलग कार्बन के पास में गए हैं, ये तीनों कार्बन। और फिर बोरोन ने जो दूसरा बॉन्ड था वो बोरोन ने खुद बना लिया इसके साथ, ये डबल बॉन्ड घूम के यहाँ आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है। तो बोरोन के साथ तीनों डबल बॉन्ड बन गए। इस तरह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। यस, क्लियर है बेटा सबको, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फर्दर देखिए, अब इसको सिर्फ और सिर्फ H2O2 के साथ ऑक्सीडाइज करवाएंगे। अब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, H2O2 रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों तरह से काम करता है, ठीक है। रीएजेंट्स के अंदर ये आप लोग पढ़ने वाले थे, खैर हम वो रीएजेंट अब इसी के अंदर इनबिल्ट कर देंगे। तो देखो H2O2 डायरेक्टली इससे रिएक्ट करेगा और OH सबके साथ OH लगा देगा, 3 मॉलिक्यूल हमारे OH वाले बन गए और साथ में रिलीज हो जाएगा H3BO3 बोरिक एसिड। दैट्स इट, क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, सीधा है BH3 को जोड़ेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, तीनों के तीनों बोरोन से जुड़ जाएगा लास्ट वाला कार्बन और बाकी सबको हाइड्रोजन मिल जाएगी। ये माइंड में होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, H2O2 से रिएक्शन करवाएंगे, सबके सब OH लग जाएंगे, बस खत्म, क्लियर है ना। अगली रिएक्शन देखिए, साथ के साथ लिखेंगे तो जल्दी याद होगी, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि रिएक्शंस सारी लिख रहे हैं, थोड़ा सा धीरे कर दीजिए स्पीड। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आराम से लिखो, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, CH3CHO एल्डिहाइड है ये, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो एल्डिहाइड क्या होता है भाई, अगर 11th में भूल चुके हो तो बता देता हूँ। एल्डिहाइड CHO ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं। अब वो CHO ग्रुप कैसे होता है, कार्बन की चेन है, कार्बन डबल बॉन्ड हो और H, इसको CHO बोलते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर इसको COH क्यों नहीं बोलते। COH अगर बोलोगे तो C के साथ OH, ये कुछ ऐसा हो जाएगा जिसको हम अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड C के साथ, ये अल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा, तो अल्कोहल बन गया ना, तो हाँ, इसलिए ये इसको अल्कोहलिक COH मत लिखिएगा, ये फिर इंटरप्रेट कर जाएगा अल्कोहल के साथ, तो वो गलत नजर आएगा, तो इसीलिए इसको CHO ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होता है एल्डिहाइड का ग्रुप। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, याद रख लेना, कुछ कॉमन चीजें हम हर रोज रिपीट करेंगे ऑर्गेनिक में। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, क्यों, एल्डिहाइड में एक तरफ अकेला हाइड्रोजन होता है तो उसके ऊपर अटैक करना आसान होता है, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है तो उस पर अटैक करना थोड़ा सा स्लाइटली मुश्किल होता है। तो यहाँ एल्डिहाइड, ये देखिए कि ये कीटोन है, फर्स्ट कीटोन C डबल बॉन्ड हो, इसके दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड होता है, इसके एक तरफ तो H लगा और दूसरी तरफ CH3 लगा, तो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को अगर हाइड्रोजन दी जाए किसकी प्रेजेंस में, निकेल, प्लैटिनम, दोनों में से कोई एक, या सोडियम के साथ एथेनॉल, जब भी सोडियम के साथ एथेनॉल होता है तो वो भी हाइड्रोजन देने का काम ही करता है, अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है यहाँ से, ठीक है। या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हम कर चुके हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों H हाइड्रोजन देने का काम करते हैं, रिडक्शन करने के लिए, रिडक्शन करवाते हैं, है ना। तो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है और H है, तो ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगी और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग जाएगी, बन गया OH, 1 डिग्री अल्कोहल। यस, क्लियर है, 1 डिग्री मतलब कार्बन जिसके साथ OH लगा है उसके साथ एक ही कार्बन की चेन है, दैट्स इट, 1 डिग्री। हाँ भाई, समझ में आ गया बेटा। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए जरा, कीटोन कीटोन को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, निकेल या प्लैटिनम या इनमें से बाकी सारी चीजें ले सर, सकते हैं, पैलेडियम भी तो है, सबके सब आएंगे, पैलाडियम भी ले सकते हैं, आप जितने रिएजेंट हो सकते हैं वो सारे ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
जो मैक्सिमम हो सकते हैं, नई चीजें हैं या कुछ और है, वो मैंने लिख दी है लगभग लगभग कि इन सब से भी होती है। कुछ और भी रिएजेंट ऐसे मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन और डोनेट करने का काम भी करते हैं। अब आगे देखिए, तो यहाँ क्या होगा, इस डबल बॉन्ड O का एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना देंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पर एक H लग जाएगा कार्बन के साथ, और इसके साथ भी एक H लग जाएगा, तो 2 H लगा दिए हमने, ये 2 डिग्री अल्कोहल बना। क्यों? जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके दोनों तरफ 2 कार्बन है। यस, क्लियर है सबको? सिंपल रिएक्शन है ना? अब आगे देखिए भाई, नेक्स्ट आएगी नेमिंग रिएक्शन आने वाली है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिड्यूस करवाते हैं, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों को भी रिड्यूस करवा के भी अल्कोहल मिल सकता है, अल्कोहल बनाया जा सकता है। अब देखो एक चीज बताता हूँ, ये अल्कोहल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। दिमाग में आएगा कि एक तरीका क्यों नहीं अप्लाई करते। इंडस्ट्रियल लेवल पर जो तरीका अप्लाई होता है, जिनको इंडस्ट्रियां यूज करती हैं, वो अलग होता है, वो सस्ते लेवल पर देखा जाता है। इंडस्ट्रीज सस्ती चीज बनाना चाहती है ताकि सबका पैसा बच सके। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा महंगा होता है, यस तो सर। इससे रिडक्शन कोई नहीं करवाता, इससे रिडक्शन कोई नहीं करवाता। जब किसी से भी रिडक्शन ना हो, किसी के बस का ना हो, तब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज किया जाता है, तो वहां पर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, ऑब्वियस सी बात है ना? तो आप लोगों को अगर मैं एक चीज बताऊं कि जैसे आप गोल्ड लेते हैं ना, गोल्ड 50-60 हजार रुपए का 10 ग्राम मिलता है तोला, तो गोल्ड के अंदर 50-60 हजार रुपए के गोल्ड के अंदर 30,000 से 35,000 रुपए तो मजदूरी लगती है, लेबर कॉस्ट आता है, जो उन्होंने वर्कर लगा रखे ना गोल्ड को साफ करने का, ये करने का, वो करने का, फिर प्योर गोल्ड बनाने का, उन सब प्रोसेसेस में 30 से 35,000 10 ग्राम गोल्ड निकालने में पैसा लगता है, लेबर। तो आपको लगता है कि गोल्ड की वैल्यू 30,000 से कम हो सकती है? सच में तो ऐड ही होना चाहिए। लेबर को अगर रोटी नहीं मिल रही तो वो गोल्ड क्यों निकालेंगे? फिर तो गोल्ड निकालना ही बंद हो जाएगा, बनना ही बंद हो जाएगा, तो गोल्ड को साफ करना पड़ता है। तो यानी 30,000 से नीचे तो कभी गोल्ड जा ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं बेस वैल्यू। फिर इस बेस वैल्यू के बाद में मुनाफा होता है, मुनाफा कमाया जाता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ये सारी चीजें। उसके बाद में जाके आपको फिर वो गोल्ड, जो गोल्ड स्मिथ है वो आपको बनवाई भी लगवाता है। ये तो प्योर गोल्ड हो गया, बिस्कुट अपने घर पे रख लो, वो बनवाई लगवाता है 8%, 10%, 12%। उस बनवाई में वो मिक्सिंग भी करता है, तांबे की मिक्सिंग मेटल्स करता है, कॉपर में मिक्स कर देते हैं सर कई बार तो। कॉपर, यस, कॉपर मिक्स कर देते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, वरना गहने प्योर गोल्ड के गहने लोगे वो टूट सॉफ्ट जाते होते हैं, हैं। बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस वजह ये सारी, अब उसकी मेहनत भी लगेगी भाई, तो वो अपनी मेहनत तो लेगा ना, वो भी अपनी लेबर निकालेगा, जिस शॉप में बैठता है वहां पर भी। तो ये सारी चीजें कुल मिला के चीजों को कीमत वो बढ़ा देती है। तो डेफिनेट सी बात है, जितना चीप अगर हम चीजें, जितनी सस्ती चीजें, चीप सस्ती लगाएंगे उतना बेटर रहेगा। तो इंडस्ट्री लेवल पर कुछ और लेवल की चीजें होती हैं। फिर हमें ये रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं भाई? हर तरह का मेथड करवाया जाता है। कई बार कोई एक मेथड किसी एक रिएक्शन पर अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपके माइंड में दूसरा मेथड होना चाहिए, भले वो चीज महंगी पड़ रही है, लेकिन कई बार उसकी जरूरत इतनी ज्यादा होती है, किसी की जिंदगी बचाने के लिए कोई मेडिसिन बनानी है, उस मेडिसिन को सीधे तरीके से ना बनाया जा सकता और चीप तरीके से, तो उसमें महंगे रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सारी रिएक्शन ही करवाई जाती है। आजा बेटा बोलो क्या कह रहे हो? सर ये आपने बोला ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड महंगा होता है, तो हमारी मैम जब लिखवाती है ना ब्लैक बोर्ड पे, कहती है ये महंगा होता है इसलिए इसका इस्तेमाल मत करना, NaBH4 का इस्तेमाल करो बस। बता, लिखने में महंगाई आ रही है। लिखने में महंगा है ना, पेन से थोड़ा महंगा है। वो टीचर्स कमर्शियल यूज के लिए, इसको कमर्शियल यूज के लिए बोलते हैं बेटा, कि ये कमर्शियली ये यूज नहीं होता। आप लिखने में तो यही यूज करो, कोई चक्कर नहीं है। अगर कुछ नहीं दिया तो हमारे हाथ में है, हम कुछ मर्जी यूज करें। अगर गिवन है कि भाई यही यूज करना है, ये नहीं यूज कर सकते तो मत करो, तो ऑब्वियस है ना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज कर सकते हैं भाई, देखो रिडक्शन के लिए। ये तो सबका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब के सब क्या है, ये फादर ऑफ द रिडक्शन है, रिडक्शन करवाने वाले। जैसे K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों के दोनों, पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों क्या है, ये ऑक्सीडेशन करवाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। B2H6, ये B2H6 वही है BH3 वाला, बोरेन, और इसको B2H6 को डाइबोरेन बोलते हैं, है ना, क्योंकि अकेला नहीं रहता है मोली। हमने वहां पे उसे अकेला यूज किया था ताकि मैकेनिज्म दिखा सके आपको। ईथर की प्रेजेंस में डोंट यूज वाटर, वाटर यूज नहीं होगा, तो ईथर की प्रेजेंस में सेकंड लिखा हुआ है ना, इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। सेकंड मतलब बाद में पानी डालेंगे, एसिडिक वाटर डालेंगे, तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा अल्कोहल।
RCOH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ सीधा आपको कुछ नहीं करना, इस कार्बन की ऑक्सीजन उड़ा देनी है, H उड़ा देना है और यहाँ पर OH लगा देना, दैट्स इट। यस, क्लियर है बेटा सबको, है ना? नेक्स्ट देखो एस्टर। अब एस्टर को देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एसिडिक वाटर, ये भी क्या करेगा, ये वाला जो हिस्सा है ना और ये वाला जो हिस्सा है, अब देखो दोनों इसे देखो, R-O के साथ में H लगा, अल्कोहल बन गया, और RC डबल बॉन्ड O के साथ CH2 और OH लगेगा, ये भी अल्कोहल बनेगा, दोनों अल्कोहल बनाएंगे। उसमें दो पार्ट नहीं थे, कार्बन की एक ही चेन थी ये कंटिन्यू, इसका ये सब कुछ उड़ा के यहाँ CH2OH लगा दो, बस बन गया अल्कोहल। यहाँ पर ये वाला ब्रेक डाउन होता है बॉन्ड, एस्टर का फॉर्मूला है ये, C डबल बॉन्ड O, OR और इधर R एस्टर में, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो सीधा दो अल्कोहल बनते हैं, दोनों को रिड्यूस करता है, दोनों मतलब दोनों जो चेन के दोनों हिस्से होंगे उन दोनों को रिड्यूस करके ऐसा करेगा। हाँ भाई, क्लियर है बेटा सबको? अब देखिए इसी के अंदर, ठीक है, अब इसी के अंदर नेक्स्ट स्टेप देखिए, बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन होती है, नेमिंग रिएक्शन है बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। अब ये कब होती है पता है? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर्स। ध्यान दे लेना, ऊपर हमने एल्डिहाइड की रिडक्शन करी है ना, उससे पहले वाले पेज पर कीटोन की भी करी थी, ठीक है, एस्टर्स की भी करी थी, विद सोडियम एंड अल्कोहल। अब मैंने यहां पर देखो, यहां लिख रखा था ना पीछे, ये देखिए सोडियम एंड अल्कोहल, ये रहा। अगर एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन सोडियम और अल्कोहल के साथ या फिर एस्टर की, अब ये ध्यान से याद करने, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टर की यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करेगा, ऐसा करेगा भी तो वो उसका नाम नहीं है यहाँ पे, उसका फिर नेमिंग रिएक्शन नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया सबको? अगर इनकी रिडक्शन हम सोडियम और अल्कोहल के साथ करवाते हैं, ठीक है, जैसे ये देखिए एस्टर है, हाइड्रोजन दे रहे हैं हम, सोडियम विद अल्कोहल, ये सोडियम से अल्कोहल से हाइड्रोजन आती है और ये इसको मिलेगी, तो आपके पास प्रोडक्ट तो वही ऊपर वाले सेम बन रहे हैं, बट इस रिएक्शन को अगर हम सोडियम अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं, उसको बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं। यस बेटा, क्लियर है ये बात सबको, समझ में आ गई? वर्ड टू वर्ड ये वर्ड्स याद होने चाहिए, फिर इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि ये कैसे होता है, विद मैकेनिज्म भी करेंगे, है ना। तो आगे देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, जितनी भी रिएक्शन आप देखते हैं, कुछ मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट याद कीजिए, कोई फायदा नहीं है मैकेनिज्म याद करने का, क्योंकि लास्ट में आपके आईआईटी के एग्जाम के अंदर तो मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, वो सीधा प्रोडक्ट ही पूछेगा। लेकिन कुछ मैकेनिज्म हम अपनी तरफ से करवाते हैं, भले ही वो बोर्ड में हो चाहे ना हो, क्योंकि उन मैकेनिज्म के बिना आप आईआईटी लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म के बीच में कहीं कुछ गड़बड़े होती हैं, इसलिए वो मैकेनिज्म करने जरूरी होते हैं। और जो बाकी के जो भी मैकेनिज्म हम करते हैं वो बोर्ड लेवल के हिसाब से जरूरी है, तो ऐसा मत सोचना कि बोर्ड ये मैकेनिज्म नहीं, हम लास्ट प्रोडक्ट याद कर लें काफी है, बोर्ड लेवल के हिसाब से भी आपको मैकेनिज्म करना पड़ेगा, मतलब दोनों चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। एक बार शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी मैकेनिज्म करने में, 10 मैकेनिज्म याद करके लिख के देख लो, 10 ओनली, समझ लेना सारे मैकेनिज्म आसान लगेंगे सिर्फ 10 करने से, है ना। तो यहाँ देखिए RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारे पास, RMGX को जब, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, अभी R पर स्लाइटली नेगेटिव होता है, X पर स्लाइटली नेगेटिव होता है, Mg पर 2 स्लाइटली पॉजिटिव होता है। मैग्नीशियम है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इधर से कार्बन को कर रही है, इधर से हैलोजन को कर रही है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इन दोनों पर नेगेटिव आएगा। हाँ भाई क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया सबको? RMGX, तो RMGX देखो क्या करता है, CH3MGX, अब वहां पर आपको वो X की जगह पर तो ब्रोमीन देगा, R की जगह पर CH3 या कार्बन की कोई बड़ी चेन भी दे सकता है। विद ड्राई ईथर, RMGX को कभी भी वाटर के साथ यूज नहीं करते हैं, वाटर के साथ ये रिएक्शन कर लेता है, तो इसलिए इसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यूज किया जाता है, तो यहाँ सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा। फॉर्मेल्डिहाइड लिया हमने, हाइड्रोकार्बन बना लेता है सर फ्री, हाँ हाइड्रोकार्बन बना लेता है जब वाटर के साथ यूज होता है, एल्केन बना देगा, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आगे देखिए भाई, मतलब वाटर के साथ में CH3 के साथ H जुड़ जाएगा, बस सीधा ये, ठीक है, वो रिएक्शन भी आएगी एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। तो आगे देखिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड
फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं इसको, फर्स्ट एल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, इसके साथ कार्बन की चेन की जगह एच लगा दिया ओनली, ये बन गया फर्स्ट एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है बेटा, फर्स्ट एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है फॉर्मेलिन के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम क्या करते हैं पानी के साथ मिक्स आउट करके इसके सॉल्यूशन को कुछ % पानी और बाकी का फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और स्पेसिमेन बनाने में यूज होता है। जो आपके लैब के स्पेसिमेन होते हैं ना, जैसे केकड़ा पकड़ लिया, मछली पकड़ ली, तो फिर ये क्या करते हैं, ये डेड मछली को, केकड़े को एक बोतल में डाल देते हैं जार के अंदर, उसके अंदर फॉर्मेलिन होता है। वो फॉर्मेलिन क्या करता है, पानी में आपका बॉडी सड़ जाता है, गल जाता है, उसकी स्किन अपने आप उतरने लग जाती है। अगर उसे फॉर्मेलिन में डालेंगे तो स्किन कभी नहीं झड़ेगी, ये ऐसी की ऐसी रहेगी, सब कुछ ऐसा कैसा बॉडी फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करने के काम आता है। समझ में आ गया सबको? सर इंसान की बॉडी को भी प्रिजर्व कर सकते फिर? हाँ कर सकते हैं, बट वो इलीगल सा हो जाएगा ना। ठीक है, सुने ना, बोले जब सर याद करती हूँ तो याद हो जाता है, बट बाद में भूल जाते हैं। बेटा इसका एक ही रीजन है कि हमें बाद में प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप भूलने लगते हो तो उसी दिन उसको दोबारा लिख के देखो। ऐसा 2-3 बार करोगे ना, फिर आपके माइंड को पता लग जाएगा कि बार बार याद करना पड़ रहा है मुझे, तो मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाऊं इसकी। ऑन द स्पॉट याद होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको इसकी बनानी पड़ेगी, है ना। तो उसको तरीका क्या है, माइंड को बार बार याद करवाइए, तो माइंड को फिर लगने लगा था कि कोई भी चीज मुझे लंबे समय के लिए याद करने रखनी है, तो इसलिए वरना मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो तरीका यही है, अपने आप को बार बार प्रैक्टिसाइज करो। जैसे ही आप भूलते हो ना, आज याद हो गया बढ़िया, कल आपको लग रहा है कि भूल गए, माइंड में रिवाइज करके देखो, भूल रहे हो लिख कर देखो, लिख कर, सिर्फ ऐसे नोटबुक खोल के मत मानो, लिख कर देखिए, फिर याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर माइंड बोलेगा कि भाई लिख कर देखना पड़ता, तो वो लंबे ड्यूरेशन के लिए उसे याद रखने की कोशिश करेगा, अपने आप मेमोरी बढ़ जाएगी, है ना। मसल मेमोरी से माइंड मेमोरी तक पहुंचाइए, लिख कर देखेंगे, मसल मेमोरी माइंड तक जो बात पहुंचाती है बहुत पक्की होती है, बहुत पक्की। और जनरली आपको प्रैक्टिस उसी बेस पर करनी होती है। तो देखो भाई, ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा और इधर से ये ऑक्सीजन वापस अपना बॉन्ड ले लेगा, हल्का सा मैकेनिज्म शो कर रखा है, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, MgBr इसके साथ जुड़ गया। फर्दर क्या होगा, वाटर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि ये MgBr को हटा दो, यहाँ H जोड़ दो, बस बात खत्म। 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, क्योंकि ये CH3 है, ये CH2 है और ये OH। देखो CH3, ये था CH2 और OH जुड़ गया, ठीक है, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया, अल्कोहल के साथ एक ही कार्बन की चेन। क्लियर है बेटा तुमको? अब देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड था, अगर RMgX को, अब दूसरा देखिए, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, R पर नेगेटिव है। अब याद रख लेना कि R पर नेगेटिव होता है और R नेगेटिव अटैक करता है कार्बन पर, तो यहाँ देखो इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन बोलते हैं इस ग्रुप को। ये ग्रुप आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। जब कार्बन की चेन में कंसेक्यूटिव एक साथ लगते हुए कार्बन, इसका पड़ोसी है ना एडजेसेंट कार्बन, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन ट्राइएंगुलर फॉर्म में जुड़ती है। यहाँ पर लंबी चेन हो सकती है कार्बन की, याद रख लेना, ठीक है। तो ये लंबी चेन हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये ट्राइएंगुलर फॉर्म में जुड़ती है तो इसको बोलते हैं इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन। ये ग्रुप का नाम है, यूं कह सकते हैं, इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन। क्लियर है? तो इसमें भी क्या होता है, ये ऑक्सीजन इधर से बॉन्ड खींच लेती है, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हो जाएगा खत्म। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस R का कार्बन जो नेगेटिव है उसको इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, तो ये R जुड़ गया इसके साथ, ये CH2 था, ये भी CH2 है, ये यहाँ पर बॉन्ड रहा नहीं, तो CH2 और ये O नेगेटिव, तो CH2 O नेगेटिव, इसके साथ MgX जो पॉजिटिव था वो जुड़ जाएगा। यस, क्लियर है? और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब H पॉजिटिव आयन सीधा इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, Mg वहां वाटर अलग हो जाएगा, MgX अलग हो जाएगा। क्लियर है? और ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल बना है। हाँ भाई, दोनों 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के तरीके पता लग गए। फॉर्मेल्डिहाइड से, अदर देन दूसरा कोई एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री बनेगा या फिर ऑक्सीरेन से 1 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए भाई, थर्ड रिएक्शन इसी में आती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बना रहे हैं। CH3MgI, MgBr नहीं लगाना, MgCl नहीं लगाना, MgF नहीं लगाना, कोई भी हो सकता है, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही होगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में पानी यूज नहीं करने वाले, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। अब ये देखो, ये क्या है, ये अदर देन फर्स्ट एल्डिहाइड के अलावा, C डबल बॉन्ड हो, इस तरफ H लगा हुआ है, ये CH3 लगा है, यानी अब ये फर्स्ट एल्डिहाइड नहीं है। कोई भी एल्डिहाइड यूज करोगे जो फर्स्ट नहीं है,
सेकंड थर्ड हो कोई भी यूज कर लो, तो वो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। कैसे? CH3 यहाँ जुड़ गया, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है उसके साथ में CH3 जुड़ेगा। ये देखो ये जुड़ गया, ये वाला CH3 यहाँ जुड़ गया, है ना। तो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो उसके साथ एक CH3 जुड़ गया, एक पहले से जुड़ा हुआ था, और OMgI जो है उसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं OH बन जाएगा। तो जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है उसके साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, 2 कार्बन की चेन लगी हुई है, इसलिए उसका नाम होगा 2 डिग्री अल्कोहल। यस, क्लियर है बेटा, सेम रिएक्शन है, अपने आप प्रोडक्ट बनेगा, आपको बस लास्ट में ढूंढना है 1 डिग्री बन रहा है कि 2 डिग्री बन रहा है। क्लियर है सभी को, है ना। अब देखो नेक्स्ट कीटोन, रिएक्शन वही, मैकेनिज्म वही, सब कुछ वही, बस कीटोन लेंगे। अब कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड और दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन। फर्स्ट कीटोन एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, यूरिया के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, यहाँ NH2, तो ये यूरिया बन जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट कीटोन है भाई, यानी कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए फर्स्ट कीटोन के अंदर। एसीटोन होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है। हमारे घरों में हमारी सिस्टर, है ना, मम्मी बहनें जो भी हैं, चाची ताई, वो सब नेल पॉलिश लगाती हैं, तो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए एसीटोन का यूज होता है। ये घर में आपको मिल जाएगा, और ये इनफ्लेमेबल होता है, याद रख लेना, इसमें आग लग जाती है, पेट्रोल से भी ज्यादा इनफ्लेमेबल होता है। तो इसको अगर यूज करने के बाद लाइटर वगैरह या कोई माचिस की तिल्ली वगैरह यूज मत करना, खतरनाक होगा, है ना। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो भाई, ये CH3 वैसा ही अटैक हो रहा है CH3 पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वाले ऑक्सीजन MgBr। अब देखो पहले से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH3 यानी एक कार्बन की चेन, इट्स नॉट कि ये अकेला CH3 हो, एक कार्बन की लंबी चेन क्यों थी, एक कार्बन की चेन यहाँ से जुड़ गई, टोटल क्या बना, H3O पॉजिटिव बन गया, है ना। अब ये H3O पॉजिटिव जो है ये कुछ ऐसा बन गया OH, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। मतलब कीटोन से 3 डिग्री, एल्डिहाइड फर्स्ट एल्डिहाइड से 1 डिग्री, अदर देन फर्स्ट एल्डिहाइड सारे एल्डिहाइड 2 डिग्री, और कीटोन बनाएगा हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल, और ऑक्सीरेन भी हमेशा फर्स्ट डिग्री बनाते हैं। यस, क्लियर है सबको? हाँ, तो ये कुछ ऐसे वर्क करती हैं ये सारी चीजें। आगे देखते हैं बेटा, लेट्स सी द नेक्स्ट। अब देखिए, एलिफेटिक प्राइमरी एस्टर से इसको कैसे बनाते हैं, फ्रॉम एलिफेटिक, सारी जगह पर अल्कोहल ही बन रहा है, तो आपको एक चीज तो कंफर्म करनी कि अल्कोहल ही बनेगा, लास्ट में रिएक्शन में अल्कोहल बनाना, बात खत्म। वो सारी रिएक्शनें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, उनका कोई मैकेनिज्म है तो वो लिख लिख के याद करना, ऐसे करके एक बार दिमाग में सब आ गया तो समझ लेना, फिर हो जाएगा नहीं। तो देखो भाई, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन से, एलिफेटिक एरोमेटिक क्या होता है? एलिफेटिक मतलब नॉर्मल चेन जो रिंग में नहीं है, ठीक है। तो जो रिंग में नहीं है उससे ये कैसे बनेगा, देखो यहां पर RCH2NH2, RCH2NH2, ये आपके पास अमाइंस है, अमाइन का ग्रुप है ना, कार्बन की चेन के साथ अमाइन लगा हुआ है, सीधी सी बात है, अमोनिया लगा अमाइन बन जाता है NH2, कार्बन नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो देखो R जो है, अब R को एक्सपेंड करके इन्होंने एक CH2 बीच में दिखा रखा है, ध्यान दे लेना, क्यों? क्योंकि रिएक्शन इसी कार्बन पर होती है जो नाइट्रोजन के साथ वाला होता है, तो इसको अलग से दिखाना पड़ेगा, हम RNH2 नहीं लिखेंगे। तो होता क्या है देखो, HONO, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, HONO नाइट्रस एसिड, याद रहेगा, इसको HNO2 भी बोलते हैं, HNO2 ऐसा भी लिखा जाता है कई जगह पर, HNO2 नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड अमाइंस के साथ क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, वाटर बना देगा, ये दोनों नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में अलग हो गए, ये वाटर की फॉर्म में अलग हो गया, और ये बाकी का जो OH है इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो ये बन गया अल्कोहल। यस, सीधा समझ में आया कैसे होता है, मैकेनिज्म नहीं है इसका, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कार्बन किससे रिएक्शन कर रहा है और कैसे बन रहा है, तो ये जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ताकि जब देखो, अब पता क्या होता है, जनरली आपको अमाइन देगा कोई, कुछ इस तरह की मान लो अमाइन दे दी, CH3 फिर CH2 फिर CH2 उसके बाद NH2, अब इसको वो रिएक्शन दे देगा आपको HONO, जो क्वेश्चन लगाने का बेनिफिट क्या है, मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा, वो ऐसा कुछ दे देता है, और ऑप्शन में क्या देगा, CH3, यहाँ पर आपको वो CH2 की जगह इसका एक H हटा देगा, यहाँ OH लगा देगा, फिर ये CH2, और यहाँ पर और CH2 की जगह ये, सॉरी ये CH3, ऐसा एक OH देगा,
एक OH और देगा वो CH3 CH2 और CH2 के साथ OH लगा दिया, यहां पर लगा दिया। ये दोनों ऑप्शन देगा और बोलेगा कि ये दोनों 50-50 बनते हैं, ठीक है, या फिर ये ज्यादा बनता है या ये ज्यादा बनता है। तो ऑब्वियस है ये तो बनता ही नहीं, ये बनता है। समझ में आ गया? यानी नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन लगा हुआ है वही OH से जुड़ेगा, उसके पीछे वाले कार्बन नहीं जुड़ेंगे। ये होता है जब बार बार इस तरह से सोचोगे ना और रिएक्शन को बार बार इस मोड में करोगे, तब आपको वो रिएक्शन पक्की याद हो जाती है अच्छे तरीके से। इसलिए क्वेश्चन लगाना जरूरी है और वो भी लिख कर। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। तो अल्कोहल की प्रेपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अल्कोहल की प्रेपरेशन करने के बाद अब चलिए एक वो कर लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन। एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, रुकिए। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा और मुझे बताइएगा कि आपको वो मतलब कितना समझ में आया और क्या आप वो उससे कर सकते हैं क्या सारा कुछ जो भी हमने सॉल्व किया है अभी तक। जितना आया उतना लगा सकते हैं। ओके। हाँ नो वरी, कोई बात नहीं, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिए जरा। ये लो भी, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? सर ऑप्शन दिख रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन ही है, ऑप्शन नहीं है। अच्छा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है और इसके अंदर वो क्या कह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है और ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। देखो भाई ये बोल रहा है इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट देगा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन से। हाइड्रेशन करनी है और ये बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन आपको पता है ना क्या होता है, याद है? एडिशन। देखो इसमें हम H2SO4 जोड़ेंगे, ठीक है, मार्कोनी एडिशन होगा। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला? सर वो पहले वाला मतलब सी वाला जो इस पे प्लस लगा। हाँ अब जरा ध्यान देना इस बात पर। ऑप्शन बी वाला। सुनिए सुनिए बेटा, अब जरा ध्यान देना, ऐसा नहीं है बेटा। अगर मान लो ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज बन गया, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये यहाँ पर H लग जाएगा, ठीक है, एसिड का, और ये कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है। याद है हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन करी थी, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर मैंने ये CH3 यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दिया तो ये वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, यस और नॉट? यस सर। इसका मतलब क्या होगा कि ये CH3 इधर आ जाएगा और OH यहाँ लगेगा। क्लियर है? ये सबको समझ में आया क्या? आ गया सबको समझ में? H2SO4, चलो इसको हम रीअरेंज करके भी दिखाते हैं, है ना। रीअरेंज कैसे होगा ए ऑप्शन में इस तरह से। बाकी के बी और सी ऑप्शन के अंदर आप लोग मुझे प्रोडक्ट बनाइए फटाफट और फिर उसके बाद में आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। PH CH3, यहाँ CH3, मैं डायरेक्ट इसको कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर CH3 लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में इसको रीअरेंज करवा रहे हैं, एक मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, बाकी के आप लोग खुद आसानी से कर सकते हैं अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो फिर किसी को शो करने की जरूरत ही नहीं है। कार्बन यहाँ पर लग गया CH3, अब ये रीअरेंजमेंट क्यों हुई तो ये अब आपको पता है, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यस, ये समझ में आ गया। अब यहां पर लगेगा OH, ठीक है, तो OH जो है, OH नेगेटिव जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। क्लियर है भाई? ए ऑप्शन। बी में देखो अब क्या हो रहा है, बी ऑप्शन के अंदर, अब जरा बी के अंदर देखिएगा कि क्या हो रहा है बी में। ये इसके ऊपर लिखा क्यों नहीं जा रहा भाई?
आई डोंट नो क्या हो रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, पीएच। अब यहां पर चलो मैं इसको यहां कर देता हूं, बी ऑप्शन के अंदर पीएच है, CH3। किसी को आंसर मिला? कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और यहां लग गया CH3। अब अगर मैं इस डबल बॉन्ड को हटा रहा हूं, यहाँ CH3 है और ये CH2, अगर इस डबल बॉन्ड को मैंने हटा दिया तो क्या होगा, यहाँ पर H जुड़ सकता है और ये क्या होगा, ये वाला कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, ये 3 डिग्री है। H अगर यहाँ जुड़ेगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, तो यानी ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या रीअरेंजमेंट हो सकती है यहाँ पे, यस और नॉट, बताओ। लग तो नहीं रहा। नहीं हो सकती, रीअरेंजमेंट तो फिर भी हो सकती है, क्या दिक्कत है, ये वाला भी तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके साथ फिनाइल लगा हुआ है, यस और नॉट। ठीक है सर। ये समझ में आया, मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन भी रीअरेंज होने वाला है, ये CH लगेगा और यहाँ पर कार्बन, इसके साथ ये CH3 लग गया, ये CH3 ऑलरेडी है और ये CH3 ऑलरेडी है, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा और इसके ऊपर OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा। समझ में आ गया? यस। फिर नेक्स्ट वाले में, अब यहां पर देखो भाई, जो आपको सी दे रखा है, सी और डी ऑप्शन में, तो सी और डी ऑप्शन के अंदर भी किसी एक को पॉजिटिव चार्ज बनाते हो तो दूसरा CH3 उसके ऊपर अटैक करवा सकते हो, इसमें भी फिनाइल ग्रुप है, तो सी वाला और बी वाला तो सेम ही बन रहे हैं, यस और नॉट, है ना? समझ में आ रहा है? और सेम एज इट इज डी वाला, अब डी वाले के अंदर कार्बोकेटाइन किसको बनाएंगे, ये नीचे वाला कार्बोकेटाइन, ये तो सिंपल है, 2 डिग्री 3 डिग्री ऑलरेडी बनेगा, तो डी वाला। तो ये ए बी सी डी चारों के ऑप्शन सेम नहीं आ रहे? लग तो सेम ही रहे हैं एकदम, लग रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा। चारों ऑप्शन सेम है, चारों के जो कार्बोकेटाइन जो प्रोडक्ट बनेगा, ऑल प्रोडक्ट विल बी सेम। तो फिर ये बी प्रोडक्ट थोड़ा अलग नहीं आ रहा क्या? जरा ये देखो, हमने कोई एक वैलेंसी कम की है किसी की क्या? ए में क्या था भाई, यहाँ CH था, डबल बॉन्ड था, CH2 था, इधर CH3 है, तो एक H CH3 लगा दिया और ये इधर आ गया, तो इस कार्बोकेटाइन बन गया CH, इसके साथ H भी लगा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर एक H लगेगा। नहीं, ए ऑप्शन थोड़ा अलग है, ए ऑप्शन अलग है, तो देखो बी सी और डी चारों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, बी सी डी इन तीनों का सेम प्रोडक्ट है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ए का प्रोडक्ट थोड़ा अलग है, बस इतना ही है, तो हमें हाइड्रेशन करवाना था हमारे मॉलिक्यूल का, हो गया हाइड्रेशन, समझ में आ गया सबको? अब देखो हाइड्रेशन बहुत आसान प्रोसेस थी, H2SO4 H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा, फिर वाटर जुड़ेगा, फिर ये करेगा, सारा मैकेनिज्म हमें आता है, सब आपने याद कर लिया। जब क्वेश्चन लगाने लगे, क्वेश्चन आ गया ऐसा, घूम गया दिमाग। ये वजह है, दैट इज व्हाई मैं कहता हूं कि ये चीजें इतनी सीधी नहीं है। आप जब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको रियल पता लगेगा कि जुड़ कहाँ रही है कोई चीज। शुरू में तो आपने सिर्फ उसको याद किया ना कि ऐसे कुछ प्रोसेस होती है, फिर बाद में थोड़ा और फोकस करोगे तो समझ में आएगा कि वो जुड़ती कहाँ है, एग्जैक्टली कहाँ जुड़ती है। कार्बोकेटाइन भी बीच में आ सकता है, कोई और फैक्टर भी बीच में आ सकता है, तो उन सब फैक्टर्स को बार बार क्वेश्चन करने से ही याद किया जा सकता है और फिर आप रियल आंसर के पास पहुंचेंगे। समझ में आ गया बेटा? यस सर, आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम जरा। तो यहाँ इससे पहले भाई प्रेपरेशन ऑफ फिनोल है, फिनोल्स की प्रेपरेशन है, फिनोल कैसे बनाए जाते हैं, तो उसी के ऊपर देखो, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है भाई, सल्फोनिक एसिड ऊपर लगा दो, बेंजीन के साथ में जोड़ दो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये रहा बेंजीन। बेंजीन को जब ओलियम से रिएक्शन करवाते हैं, सल्फोनेशन प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है सल्फोनेशन। ओलियम क्या होता है, H2S2O7 क्या होता है, पता होगा ना, ओलियम, फ्यूमिंग H2SO4 को ओलियम बोलते हैं। यस सर। तो ओलियम में H2SO4 होता है और H2SO4 के साथ SO3 भी होती है, H2SO4, और SO3 को उसमें जोड़ देंगे H2SO4 में, ओलियम बन जाएगा। ठीक है, देखिए जरा,
मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। H2SO4 plus SO3, it will become H2S2O7। हाँ भाई क्लियर है? इसकी फ्यूम उड़ती रहती है इसलिए इसको फ्यूमिंग बोलते हैं। सल्फोनेशन, जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं HSO3 इसके साथ जुड़ जाता है, उसके बाद बेस से रिएक्शन करवाने पर, पहला स्टेप ये था, बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ H पॉजिटिव आयन, सल्फोनिक एसिड है, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा, सोडियम जुड़ जाएगा। फिर से बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो भाई सारा कुछ उड़ा के और O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन बनता है सोडियम के साथ। डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम हट जाएगा, H जुड़ेगा, बस कुछ भी नहीं है। यानी बेस से रिएक्शन करवाएंगे, ये यहाँ से सारा कुछ उड़ जाएगा और O नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। से इसे कैसे बनाते हैं? वैसे तो बेंजीन से बना रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से नहीं, बट सल्फोनिक एसिड कैसे बनाते हैं? बेंजीन से बनता है वो। क्लियर है ना? चलिए अब आगे देखते हैं जरा। फ्रॉम डायाजोनियम साल्ट, डायाजोनियम साल्ट, डाईएजो ग्रुप क्या होता है? सबसे पहले आपको डाईएजो ग्रुप पता होना चाहिए। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, और नाइट्रोजन अपना, इसको बोलते हैं डाईएजो ग्रुप, और नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर किसी को डोनेट कर दे, ये बन गया पॉजिटिव, इसके पास अपना लोन पेयर है, ये अपना ग्रुप आर को या पीएच फिनाइल रिंग को डोनेट कर दे। आर वाले बहुत कम स्टेबल होते हैं, याद रख लेना। सर हेलोजन को भी करते हैं सर? क्या बेटा? हेलोजन को भी नहीं करता नहीं है? नहीं, हेलोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाने वाला हूँ, हेलोजन बताता हूँ कैसे करेगा वो, ठीक है, उसका बताएंगे। ये होता है डाईएजो ग्रुप, डाईएजो इसको बोलते हैं, ये एक वैलेंसी अपनी फिनाइल को डोनेट कर रहा है, डाईएजो, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब वो डाईएजो को बनाते कैसे हैं। डायाजोनियम जो आपने आप पीछे किया ना, HONO नाइट्रस एसिड, HONO कैसे बनता है? NaNO2 और HCl की रिएक्शन करवाने पर नाइट्रस एसिड बनता है। नाइट्रस एसिड को अगर एनिलिन से रिएक्शन करवा देते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, दैट इज एनिलिन, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। HONO इससे बनता है भाई नाइट्रस एसिड, याद रख लेना। तो क्या होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, उसने अपना एक बॉन्ड दे रखा है बेंजीन को, डेफिनेटली नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव आ जाता है, और इसको न्यूट्रल करने के लिए क्लोरीन नेगेटिव लगाते हैं। यस, समझ में आ गया बेटा? ये क्लोरीन नेगेटिव के साथ ऐसा नहीं बनाएगा। क्लियर है? अजय कह रहा था क्या ऐसा? है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। यस सर। तो H2SO4 के साथ, अब देखो ये बन गया डाइएजोनियम साल्ट, डाईएजो, ये रहा डाईएजो साल्ट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर है इसमें, डाईएजो साल्ट, ठीक है, तो डाईएजोनियम साल्ट दैट इज, ठीक। अब देखिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसका नाम होगा, नीचे से ही नाम रखते हैं, बेंजीन फिर डाईएजो फिर क्लोराइड, बेंजीन डाईएजो क्लोराइड, दैट इज द नेम ऑफ द डाईएजोनियम साल्ट। अब देखो भाई इस नेम के बाद में मतलब डायजोनियम साल्ट बहुत सारे डेरिवेटिव बनाता है, बहुत ही लेस स्टेबल होता है, 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाले टेम्परेचर पर ये डायजोनियम साल्ट स्टेबल होते हैं। और अगर कार्बन की चेन के साथ में डाईएजो ग्रुप जोड़ दिया, नॉर्मल कार्बन, ये तो बेंजीन है, स्टेबल रख लेते इसको, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नेगेटिव नाइट्रोजन को, पॉजिटिव नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देती है, जिससे उसे स्टेबल रख सकती है। लेकिन अगर आपने कार्बन की नॉर्मल चेन के साथ में ऐसा ग्रुप लगा दिया बेंजीन की जगह, वो हाईली अनस्टेबल होता है, काफी माइनस वाले टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, ये भी 5 डिग्री पर थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। तो अगर हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया डाइजोनियम साल्ट वाली रिएक्शंस में तो धमाका हो जाता है, तो बहुत ध्यान से केयरफुली ये रिएक्शंस करनी पड़ती हैं। यस, क्लियर है बेटा सबको? है ना? ये समझ में आ गया डाइजोनियम साल्ट क्या होता है? अब देखो इसमें H2SO4 की इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर बन गया फिनोल, सीधा डाइजोनियम साल्ट को उड़ा दो। बहुत सारी रिएक्शनें होती हैं इसकी, बहुत सारी रिएक्शनें हम करने वाले हैं डाइजोनियम साल्ट की, जब हम एमाइंस पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा काम आते हैं, बड़ी आसान रिएक्शन है। आयोडीन जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, बेंजीन बनाना है, कुछ भी, बहुत कुछ किया जा सकता है इससे, ठीक है। आयोडीन जोड़ सकते हो, पोटेशियम जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, पोटेशियम करो, क्लोरीन फ्लोरीन जोड़ सकते हो, है ना। तो देखो भाई सीधा सीधा OH जुड़ गया, फिनोल बन गया, तो हमने यहाँ से फिनोल बना लिया डाइजोनियम साल्ट से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड ही होता है OH और COOH, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, कॉमन नेम है। NaOH से सीधा रिएक्शन करवाओ, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे, सीधा फिनोल बन गया। यस, क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है सर साथ में? किसके साथ? मतलब ONA फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
फिर ऑक्सीजन के साथ फिर जब जाके सर इससे एसिड बनता पूरा। नहीं नहीं, ये बेटा ये तो सीधा है, यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाली है। क्या कह रहे हो, कोई और रिएक्शन नहीं याद आ मतलब रही है? सैलिसिलिक की प्रिपरेशन करते तब बता रहा हूँ मैं। सैलिसिलिक की प्रिपरेशन, ठीक है, हाँ वो भी हम करेंगे। नो वरी अबाउट दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड में सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन भी करी जाएगी, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब जरा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, अब देखो भाई ग्रिग्नार्ड रीजन से इसको कैसे बनाते हैं। MgBr, R के साथ MgBr जुड़ा हुआ है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजन, याद रख लेना। तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, ये RMgHc है, ठीक है। फिनाइल MgBr भी हो सकता है। ऑक्सीजन, डायरेक्ट ऑक्सीजन दे दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ग्रिग्नार्ड रीजन सीधा ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, सीधा सीधा H पॉजिटिव आयन जुड़ जाएगा, आपका फिनोल बन गया। यस, क्लियर है सबको? हाँ बेटा, ठीक है। अब देखिए डव प्रोसेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली प्रोसेस है। मैंने अभी शुरू में बताया था कि क्लोरीन जो है वो लोन पेयर होता है, इसको डोनेट कर देती है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो भाई इसका बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। हम इसके साथ NaOH या KOH के साथ इसकी रिएक्शन एक्वस में नहीं करवा सकते, याद है, लेकिन यहाँ हम करवा रहे हैं। भाई देखो, जिसको कंडीशन दे दी जाए ना अच्छी खासी, ड्रेजडिक कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। हाँ हमारा बेटा बोलो। सर एक मिनट बैक पेज दिखा रहे हैं। पीछे वाला पेज दिखाऊं? ठीक है, ये लीजिए। क्लियर है? यस ठीक है, तो देखिए हम, क्योंकि आसानी से रिएक्शन तो नहीं होती है तो हमें पता है, तो हम क्या करें, थोड़ा सा कंडीशन ड्रेसडिंग देंगे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अगर ऐसा करते हैं तो भाई ये क्लोरीन यहाँ से उड़ जाएगा, ONa फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन बनेगा, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाएंगे सोडियम फिनोक्साइड आयन की, तो फिनोल बन जाएगा, बस सीधा। इसके बाद फ्रॉम क्यूमीन, द लास्ट वन है जिससे हम फिर से फिनोल बना सकते हैं। देखो बहुत सारी रिएक्शनें हो जाती हैं, तो पहली बात तो रिएक्शन याद नहीं रहती, देखते टाइम समझ में आ जाती है, बाद में रिएक्शन याद नहीं रहती, फिर इसके क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो इसलिए इनको बार बार रिपीट करने पर ही ऐसा किया जा सकता है। अगर हम एक रिएक्शन करके और उसके 10 क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे तो रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लॉट्स ऑफ रिएक्शंस आ गया। तो प्रैक्टिस का काम जनरली आपका होता है, सबसे पहले एनसीईआरटी उठाइए, फिर मेंस के उठाइए, फिर एडवांस के उठाइए, और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, हर रोज रिवाइज कीजिए। ऑर्गेनिक का एक बेस्ट तरीका पता क्या होता है, हर रोज जो आपने कर रखी है ना रिएक्शन, पीछे से 5 रिएक्शन हर रोज रिवाइज करते हैं रोज लेसन में, वो लेसन 10-15 दिन चलेगा। अब आप कहोगे सर दूसरा लेसन शुरू हो जाएगा, उसकी भी 5-5 करते जाइए, 5 एक की, 5 दूसरे की, 5 तीसरे की, तीनों लेसन साइमल्टेनियसली चलाइए, 5-5 रिएक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं, तीनों आपको मेमोराइज रहेंगे, हर रोज दिमाग तीनों लेसन को रिवाइज करेगा हर रोज, द बेस्ट मेथड, समझ गए। और जिससे वो इतनी पक्की हो जाएंगी कि आपके फिंगर टिप्स पर ऑर्गेनिक आ जाएगी। तो देखिए भाई क्यूमीन से कैसे बनाते हैं, सीधा बेंजीन लेते हैं, प्रोपीन डबल बॉन्ड वाला प्रोपीन, H3O पॉजिटिव आयन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, फ्रिडल-क्राफ्ट का मैकेनिज्म हम कर चुके हैं, वैसे ही होगा, नहीं भी करोगे तो भी आपको सीधा याद रखना है, ये डबल बॉन्ड की जगह पर एक कार्बन, इस कार्बन के साथ में ये बेंजीन यहाँ पर जुड़ेगी, दैट्स इट, क्यूमीन। यस, समझ में आ गया क्यूमीन क्या होता है? यस अब क्यूमीन से हमें तो फिनोल बनाना, तो क्यूमीन से फिनोल कैसे बनेगा, ये रहा क्यूमीन, ऑक्सीजन के साथ एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है COOH, क्यूमीन H हट गया, ये H हटा के COOH बना दिया, H2SO4 से सीधा रिएक्शन करवाएंगे, सीधा फिनोल प्लस एसीटोन अलग हो जाएगा, दैट्स इट। समझ में आ गया भाई क्यूमीन से कैसे बनती है ये? यस, क्लियर है ना? ठीक है, तो भाई आज की क्लास में इतना ही है, दैट्स ऑल। सो ये तो कमर्शियल मेथड था एसीटोन प्रिपरेशन का। कौन सा बेटा? ये जो आपने लास्ट वाला कराया। ये हमने देखो क्या किया है, बेंजीन है, बेंजीन नहीं को पीछे वाला, हाँ यही हाँ यही बेंजीन से हम प्रोपीन की रिएक्शन करवाते हैं, H3O पॉजिटिव आयन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है और क्यूमीन बनता है। क्यूमीन हमने बनाना सीखा है पहले, और इस क्यूमीन से फिर फिनोल बनाते हैं। तो इस क्यूमीन से फिनोल बनाने के लिए सीधा एरियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं, COOH जुड़ जाता है, फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सीधा फिनोल प्लस एसीटोन अलग हो जाएगा। ये बाई प्रोडक्ट एसीटोन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं सर, कमर्शियल मेथड में पूछते हैं, कमर्शियल मेथड ऑफ कमर्शियल, हाँ, ठीक है, आप ऐसा कह रहे हो क्या? सही है, ये कमर्शियल मेथड है,
कि ये कमर्शियली इसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस के सम भी भेज दूंगा और